जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक और नया चैप्टर, इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वास्तव में वेव ऑप्टिक्स क्या है? आपको पता है कि लाइट ड्यूल नेचर रख रही थी, लाइट में ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर क्यों है ये समझ लेते हैं। पहली बार लाइट के तीन फिनोमेना कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो मेकिंग। ये तीन फिनोमेना लाइट बताती है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर में है। बट लाइट के बचे हुए तीन फिनोमेना इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीन फिनोमेना कहती है कि लाइट एक वेव इन नेचर में है। इसलिए अब हमने पहले लाइट पार्टिकल यानी लाइट एक रे नेचर में पढ़ लिया था, अब हम बात कर रहे हैं लाइट एक वेव नेचर में। वेव नेचर पढ़ने पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले अपने न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था लाइट एक वेव है, नहीं है, लाइट एक पार्टिकल है। लाइट एक पार्टिकल है किसने कहा? सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने कहा था। आइजैक न्यूटन ने लाइट पार्टिकल के बारे में कहा था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा था कॉर्पस्कल्स। क्या नाम रखा था? कॉर्पस्कल्स। तो आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है। किसने कहा था? न्यूटन ने, ठीक है ना। आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। और उसने इस पार्टिकल का नाम रखा था कॉर्पस्कल्स। इस पार्टिकल का नाम बताया था कॉर्पस्कल्स है। और कॉर्पस्कल्स ठीक है, कॉर्पस्कल नाम रखा था। CORPUSCALE, ठीक है ना। कॉर्पस्कल नाम रखा है इसने। और कॉर्पस्कल लाइट एक पार्टिकल नेचर, इसका पार्टिकल का नाम कॉर्पस्कल, ठीक है ना। दोबारा इसके बाद न्यूटन के बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था यंग्स। यंग्स ने कहा, सॉरी हाइगन्स आया इसके बाद, सॉरी हाइगन्स आया न्यूटन के बाद, आया हाइगन्स। तो हाइगन्स ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल का नेचर ना होकर एक वेव नेचर में, लाइट एक वेव नेचर में है। बट उस समय न्यूटन की अथॉरिटी बहुत ज्यादा थी, न्यूटन की मोनोपोली थी, क्योंकि न्यूटन काइनेमेटिक्स के देवता कहे जाते थे। इसीलिए हाइगन्स की बात को किसी ने नहीं सुना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर मैं इसकी थ्योरी बताता हूं। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कॉर्पस्कल्स है। इसके बाद हाइगन्स ने कहा कि लाइट एक वेव इन नेचर में है, ठीक है ना। और उसी ने कहा था कि लाइट इतना वेव नेचर में है और वेव इतनी छोटी है, वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हमें वो स्ट्रेट लाइन दिखती है। कैसे? हाइगन्स ने कहा था कि लाइट की वेवलेंथ है, इसको छोटा करता जाओ। और लास्ट में क्या दिखेगा आपको? जो लाइन दिखेगी वेवलेंथ, देख रहे हैं कंटिन्यू वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, और जब वेवलेंथ छोटी जाएगी तो कैसे दिखेगी? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये बात कही थी हाइगन्स ने। फिर हाइगन्स के बाद एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था, सॉरी उनका नाम था यंग्स, ठीक है ना। यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके स्क्रीन पर कुछ बैंड देखी, कुछ फ्रिंज देखी, स्क्रीन पर कुछ फ्रिंज देखी, डार्क फ्रिंज, व्हाइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, व्हाइट फ्रिंज, इस तरह की फ्रिंज देखी। और उसने कहा कि फ्रिंज तभी क्रिएट हो सकती हैं जब लाइट एक वेव नेचर में हो। तीसरे नंबर पर सबसे नंबर न्यूटन, इसलिए न्यूटन ने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। दूसरे नंबर पर हाइगन्स, ठीक है ना। हाइगन्स ने वेव नेचर कहा। तीसरे नंबर पर यंग्स ने वेव नेचर कहा। फिर आए साइंटिस्ट और उनका नाम था मैक्सवेल। उसके बाद मैक्सवेल ने कहा कि लाइट वास्तविकता में वेव है, और वेव कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि लाइट के जो लाइट आ रही थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में लाई कर रही थी। आपको याद भी आ रही होगी कि रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव, फिर विजुअल लाइट, ठीक है ना। फिर यूवी, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। यानी कि विजुअल लाइट किस में आ रही थी? बीच में आ रही थी। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में, जो कि किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। तो फिर उस समय फिर बात आने लगी कि लाइट वास्तविकता में एक वेव नेचर है। लेकिन जस्ट उसके बाद
एक साइंटिस्ट जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्म में उसने प्रूव किया। उसने कहा लाइट एक पार्टिकल है, और लाइट का पार्टिकल का नाम उन्होंने रख दिया फोटोन। जब उन्होंने क्या किया कि जिंक प्लेट पर फोटोन्स गिर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और बेटा क्या हुआ था, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। इसका मतलब क्या है, फोटोन एक पार्टिकल नेचर में उन्होंने प्रूव कर दिया कि फोटोन एक पार्टिकल नेचर है जिससे कि एनर्जी इजेक्ट हो रही है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इमिशन इफेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। फोटो इमिशन इफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से फिर दोबारा से आ गया कि लाइट एक पार्टिकल है। वास्तविकता में लाइट पार्टिकल भी है और लाइट एक वेव नेचर दोनों रखती है। तो फिलहाल हमें अब पढ़ना है कि लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है ना, पढ़ चुके ऑलरेडी। अब हमें पढ़ना है लाइट एक वेव है। लाइट वेव है। अब लाइट जब वेव है तो लाइट का वेव के फिनोमेना भी फॉलो कर रही होगी, यानी कि लाइट में एक वेवलेंथ भी होगी। नंबर 2, लाइट में वेवलेंथ होने के बाद उसके सारे के सारे लॉ जैसे कि सुपरपोजिशन को भी फॉलो कर रही होगी, ठीक है ना। और जहां पर सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। इस तरह से लाइट सारे के सारे वेव के फंडे को फॉलो कर रही है। अब वेव नेचर में बात करें तो यदि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं कि सबसे पहला हमें पढ़ना है कि वेव में वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है ना। अब आते हैं वेव फ्रंट। सबसे शुरुआत करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या चीज है? यदि आप किसी पानी में कोई पत्थर डालोगे तो आपको इस तरह से लहर मिलेगी। एक लहर ऊपर जाएगी, वो नीचे जाएगी, फिर इस तरह से लहर चारों तरफ बढ़ती आगे बढ़ जाती है। बस यदि हिंदी में बात करें तो वेव का मतलब होता है तरंग, और फ्रंट का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना। तरंग के किसी भी वेव मतलब तरंग, और तरंग के फ्रंट का मतलब आगे वाला हिस्सा, तरंग के आगे वाले भाग को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि वेव फ्रंट क्या है, यदि हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैव वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज अ वेव फ्रंट। दोबारा देखते हैं इस चीज को कैसे कंटिन्यूअस लोकस बात करता हूं। देखना भाई, यदि मैंने पानी में पत्थर डाला तो सारी की सारी वेव इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से निकलेगी। अब इस सेम फेज मतलब जो ऊपर वाली है सबको इकट्ठा जोड़ दिया जाए एक लाइन से, सारी की सारी जो वेव ऊपर वाली है इधर से ऊपर गई होगी, इधर से भी ऊपर गई होगी, इधर से ऊपर गई होगी, सभी ऊपर वाले को इकट्ठा एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। तो देखना वेव फ्रंट क्या है हमारे पास कि यदि कंटिन्यूअस लोकस यानी कि आपकी एक वेव आ रही होगी इस तरह, देख रहे हो एक वेव, देखो यहां पर भी आपका क्रस्ट है, यहां पर भी क्रस्ट है। अब जितने भी क्रस्ट है सबको इकट्ठा जोड़ दिया जाए, इसमें भी सभी क्रस्ट को इकट्ठा जोड़ दिया गया, और यहां पर भी अब देखो सभी क्रस्ट को इकट्ठा जोड़ दिया, यहां पे डिक्लाइन हो रहा है, सभी क्रस्ट को इकट्ठा जोड़ दिया जाए, यानी कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, जो कि सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। दोबारा देखना बेटा, ऑल पॉइंट सेम फेज, यानी कि इसका जो सेम फेज मतलब हाई है, यहाँ पे भी हाई देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो भी हाई होंगे इन सबको कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैव वाइब्रेटिंग ऑन सेम फेज इज नोन एज अ वेव फ्रंट, ठीक है ना। अब वेव फ्रंट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हम केवल वेव फ्रंट में बाहर वाला यानी कि सबसे आउटर वाला ही कंसीडर करते हैं, अंदर वाले को हम कंसीडर नहीं करते। अंदर वाले को हमें कोई मतलब नहीं, कंसीडर हमें किससे मतलब है, सबसे बाहर वाले से कंसीडर किया जाता है। तो वेव फ्रंट क्या है सर, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैव वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज एंड वी कंसीडर ओनली आउटर सर्किल बट नॉट कंसीडर इनसाइड वाला, अंदर वाले कभी को कंसीडर करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसी के ध्यान रखना। अभी हाइगेंस ने एक जब लॉ दिए थे अपने दोनों लॉ, तो उसने भी उसने कहा था कि हम कंसीडर कैसे करेंगे, हम आगे वाले को कंसीडर करेंगे, पीछे वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी आप यदि इसको जैसे ही वेव फ्रंट ये बन गया तो हमें इसको कंसीडर नहीं करना है, फिर इसको कंसीडर करना है, और इसके बाद फिर आगे पहुंच जाएगा तो उसको कंसीडर करना है, कंसीडर नहीं करना है। तो वेव फ्रंट क्या है, किसी भी वेव का
सारे के सारे इन फेज वाइब्रेट करने वाले जितने पॉइंट हैं सबका कंटिन्यूअस लोकस, सबको इकट्ठा लोकेट कर दिया जाए किसी पॉइंट से, उसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट। आप लोग पहले वेव फ्रंट डाल के हेडिंग लिख लीजिए ना, वेव फ्रंट कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट लिखना बेटा, continuous locus of all point, continuous locus of all point have vibrating in same phase, have vibrating in same phase is known as wave front. Continuous locus of all point have vibrating in same phase known as वेव फ्रंट। अब बेटा वेव फ्रंट होता है 3 टाइप का, कैसे देखो भाई, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लेके देता हूं, देखना। यदि मैंने किसी पानी में पत्थर डाला तो एक आपको सर्किल मिल रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे हैं, आपको कोसेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे हैं, यानी कि एक तो हमारा वेव फ्रंट पहला हो गया जब सोर्स क्या है हमारे पास, एक पॉइंट सोर्स है। सोर्स कैसा है हमारे पास, पॉइंट सोर्स है। उस समय यदि कोई भी हमें वेव फ्रंट मिलता है तो उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहला पॉइंट आना था स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। व्हेन स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन source of light is a point source, when source of light is point source, when source of light is point source, this wave front is known as, this wave front is known as spherical wave front, spherical wave front, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है ना, जब सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, तो उससे बनने वाले वेव फ्रंट को हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये वास्तव में एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो डायग्राम बना सकते हो। जब कौन सा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का ये एग्जांपल है, क्योंकि सोर्स कैसा था, हमने पानी में पत्थर डाला था और वो कैसा था सर, चारों तरफ स्फीयर बन रहे थे। तो ये आपका क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। चारों तरफ डायग्राम बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा आपका आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, सुनना भाई। यदि मैं किसी पानी में एक स्टिक मार दूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, इस तरह से मिलेगा। पहले पानी में पत्थर डालोगे तो चारों तरफ से मिलेगा, यदि पानी में एक स्टिक मार दी जाए तो चारों तरफ ऐसे मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, जो बन रहा है, यानी कि अब देखना कि पहले सोर्स क्या था सर, एक पत्थर था, अब सोर्स क्या है सर, एक लीनियर लाइन थी हमारे पास। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जब लाइट सोर्स एक लीनियर लाइट सोर्स हो तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारे पास, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कितना भाई, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट when source of light, when source of light is linear, when source of light is linear, so all point, मैं रिपीट कर रहा हूं, when source of light is linear, so all point are equidistant from source, all point are equidistant from source, all point are equidistant from source, and this wave front is known as, cylindrical wave front, and this wave front is known as cylindrical wave front, and this wave front is known as cylindrical wave front। बेटा cylindrical wave front देखना, ये इस तरह से कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस वेव फ्रंट को क्या बोल रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आप चाहो तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का डायग्राम बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है,
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आप कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है ये दोनों तरफ से, ठीक है ना। दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वन पर। थर्ड वन है आपका प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे काम करेगा वो भी देख लेते हैं हम एक बार। फिलहाल आपने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल समझ लिया। अब देखना बेटा, यदि यही सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कंटिन्यू बड़ा होगा, इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, जब सोर्स लीनियर हो और वेव फ्रंट बहुत दूर की बात हो, बहुत दूर आ गया, तो जो वेव फ्रंट बनेगा, अब देखो सोर्स एक लीनियर है, धीरे 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 किस तरह पर बात करना है, तो यहां पर हमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा, वो वेव फ्रंट कहलाएगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड डालो प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट when source is linear, when source is linear and source is very far distance away, and source is very far distance away, when source is linear and source is very far distance away, कॉमा लगाओ, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर लाइक प्लेन वेव फ्रंट, अपीयर लाइक प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि यदि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर की बात कर रहे हो, या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे जो दूर पर जाकर जो वेव फ्रंट बनेगा, चाहे इसकी बात करो बहुत दूर जाके या फिर इसकी बात करो बहुत दूर जाके, जो वेव फ्रंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना, प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट बनता कैसे है, इस तरह बनता है, ठीक है ना। प्लेन वेव का फ्रंट का सिंबल इस तरह से है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। डन। तो पहले प्लेन वेव फ्रंट बना लो, उसका सिंबल भी फॉर्म बना लो आप, ठीक है ना। ये आपका बन गया प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन आगे में बढ़ना है इस तरह से। तो तीन तरह के वेव फ्रंट पढ़ लिए आपने, पहला स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आता है हाइगेंस के प्रिंसिपल। वेव फ्रंट पर रिलेटेड हाइगेंस का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है, पक्का 2 मार्क्स में थ्योरी आती है। हेड डालो बेटा, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल, HUYGENS, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना। हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना, नंबर डालना 2 मार्क्स में आता ही आता है। पहला लिखना बेटा, each point of wavefront, each point of wavefront is a source of secondary wavelet, secondary wavelet लिख लिया, WAVELETS, wavelet, which spread out all direction with same speed, which spread out in all direction with same speed, which spread out in all direction with same speed। पहला जो था हाइगेंस का प्रिंसिपल का यही था। दूसरा लिखना बेटा, सेकंड डालो, सेकंड वन, दूसरा लिखना बेटा, द
द सरफेस कहा दोस्तों, द सरफेस टचिंग wavelets tangentially, surface touching wavelet tangentially in a forward direction at any instant of time give new wavefront at that instant, and this is known as secondary wavefront. अब बेटा दोनों समझ लो एक साथ। बेटा हाइगेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि ये आपका सोर्स है और इससे कोई भी एक वेव फ्रंट बन रहा है, ये मैंने वेव फ्रंट बनाया। अब जो वेव फ्रंट है ये नए वेवलेट को प्रोड्यूस करेगा। जो मैं लाइन बना रहा हूं, आप छोटे देख रहे हैं, ये क्या है? नए वेवलेट, ठीक है ना। तो हाइगेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी वेव फ्रंट एक नए वेवलेट को प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट कर रहा हूं, जितने पॉइंट है सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? एक नए वेवलेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट कहता है कि हाइगेंस का फर्स्ट वेवलेट का मतलब, ये हिंदी की बात करें तो एक न्यू बॉर्न सेकेंडरी वेव, ठीक है ना। तो समझना इस चीज को कि यदि कोई पॉइंट सोर्स है उससे एक वेवफ्रंट बन रहा है और वो वेवफ्रंट क्या कर रहा है? नए सेकेंडरी वेवलेट को प्रोड्यूस कर रहा है। पहला प्रिंसिपल। दूसरा उसने कहा था यदि मैं इनको टेंजेंटली मिला दूं फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो मैंने इसमें लिखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन सबको टेंजेंटली मिला दूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि वास्तविकता में एक और आगे वाला वेवफ्रंट बन गया। देखो बिल्कुल यही तो हुआ, इन सबको इकट्ठा टेंजेंटली मिला दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके समझ में नहीं आ तो मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं इस तरह से। देखो बेटा ये वेवफ्रंट और ये वेवफ्रंट, ठीक है ना। इन सबको टेंजेंटली मिला दोगे आप तो आपको एक नया वेवफ्रंट मिल जाएगा। किसमें? किसी पर्टिकुलर टाइम। अब मैं कह रहा हूं यदि यही वेवफ्रंट कंटिन्यू आगे जा रहा है, तो आपको पता है ना यदि कोई भी वेवफ्रंट कंटिन्यू आगे जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा? तो ये प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा? ऐसा बन जाएगा। यानी कि कैसा हुआ? ये पूरा एक प्लेन वेवफ्रंट बन गया। बेटा ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि यदि कोई भी, दोबारा समझना, कोई सोर्स है, सोर्स से नए वेवलेट निकल रहे हैं। यदि वेवलेट को अंदर में बाढ़ बोल रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ट नहीं कर रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मिला दिया जाए टेंजेंटली, तो हमें जो लाइन मिल रही है, जो लोकस मिल रहा है, वो लाइन और लोकस क्या शो कर रहा है? सेकेंडरी वेवलेट को शो कर रहा है, ठीक है ना। यदि यही सेकेंडरी वेवलेट को हम कंटिन्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में और टी टाइम के बाद देखें तो हम क्या देखते हैं कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्लेन वेवफ्रंट क्या है? प्लेन वेवफ्रंट इज आर। प्लेन वेवफ्रंट क्या है? प्लेन वेवफ्रंट जो भी होता है वो सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल से निकलता है या फिर सिलेंड्रिकल से निकलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? एक प्लेन वेवफ्रंट मिल जाता है टी टाइम के बाद, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, हमें आगे से पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें केवल आगे वाले से मतलब होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हाइगेंस के दोनों प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और वो टॉपिक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल से हमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है। रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा इसको भी देखना, थोड़ा यहाँ पर देख लेना क्योंकि 3D की बात आ रही है। रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा देखना। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आ रही है और बाउंसिंग बैक हो रही है। बेटा अब यहाँ पर लाइट एक रे नहीं है, लाइट एक क्या है? लाइट एक वेव नेचर में है और लाइट एक वेव नेचर में है तो लाइट कैसे आ रही होगी बेटा? लाइट आ रही होगी वेव के फॉर्म में। और कौन सा वेव आ रहा होगा? सर लाइट आ रही होगी इस प्लेन वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। लाइट प्लेन वेव के फॉर्म में कैसे आ रही होगी इसको भी देख लेना बेटा। यदि मैं कहूं कि लाइट आ रही है इस तरह से, दोबारा देखना, मैं कहूंगा लाइट भी आ रही है प्लेन वेव, दिख रहा है प्लेन वेव,
प्लेन वेव आई, इस सरफेस पे पड़ी, दिख गई सरफेस पे पड़ी। अब क्या हुआ, तो जब प्लेन वेव आई, ये वाला कॉर्नर देख रहे हैं, ये वाला कॉर्नर जो जमीन इस पे टकरा रहा है, ये तो पड़ चुका है इस पर ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग बैक होगा, लेकिन ये वाला पार्ट कंटिन्यू पहले इस पर आके रिफ्लेक्ट होगा, फिर जाके इस तरह से बेरिंग मिल जाएगा। दोबारा देखना इस चीज को, क्योंकि बहुत लोगों को 3D में समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि मैं सीधे बुक हाथ में लिए हुई वाली। लाइट क्या होगा, सबसे पहले लाइट इस तरह से आएगी, इस सरफेस पर टकराएगी, ध्यान रखो इस चीज को, थोड़ा सा इसको 3D में समझना है आपको, रटना उठाना कुछ नहीं है, इस पर टकरा गई, यानी कि सर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, इसको मैं बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो बेटा, ठीक है ना, यानी कि लाइट का प्लेन वेव फ्रंट आ गया इस तरह से, ठीक है ना। और जब लाइट का प्लेन वेव फ्रंट आ गया, इस तरह से आया, अब क्या होगा सर, ये कॉर्नर इस पे टकरा गया, यानी कि पहले ये वाला वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड बैक होगा, और जब ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा तो ये जो बाउंड्री के ऊपर हाथ देखना ऐसे जाएगा, बस समझ में आ गई ना कहानी आपको, इस तरह से जाएगा, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ध्यान रखना है हम इंसिडेंट वेव फ्रंट को इसी सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है ना, जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। जब इंसिडेंट वेव फ्रंट इस पर टकराया, ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इस पर टकराया, मैं सर दोबारा उसका डायग्राम बनाऊंगा। अब क्या हुआ सर, पहले तो ये यहां तक आएगा, देख रहा हो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यदि सर स्पीड आपने v मान ली इसमें और टाइम t है, तो भैया यहां पर vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन मीडियम वही है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट यहां तक पहुंच जाएगा। मैं आर्क स्पेसिफिक आपको दिखाने के लिए लगाया, एनसीईआरटी मार्क लगा होगा, आप खोल के देखें तो आपको एनसीईआरटी मार्क मिलेगा ये वाला, तो ये वाला पार्ट भी यहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर, तो दूरी कितनी होगी, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक होगी vt। बात समझ में आ गई हिंदी में, एक बार दोबारा देखना बेटा, आपको एनसीईआरटी में ये आर्क लगा हुआ मिलेगा, इस तरह का, ठीक है ना। देखो एक बार एनसीईआरटी आपके पास पक्का देखोगे कि क्यों लगा दिया आर्क, ये आर्क इसलिए लगा, लाइट की जी वाई ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस ट्रैवलिंग डिस्टेंस, डन ना। चलो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो एक वेव फ्रंट आ रहा है, एक वेव फ्रंट आ रहा है, अब मैंने आपको दिखाया था यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना था, ये रेक्टेंगुलर रहेगा, दिख रहा था आपको, मैंने बुक बना के दिखाई थी, तो 90 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री एंगल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वेव फ्रंट आ गया, ठीक है ना। और वेव फ्रंट कौन सा है, इस तरह से वेव फ्रंट है, बिल्कुल यही वेव फ्रंट था, ठीक है। अब क्या हुआ सर, जैसे इस पर टकराया, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर थोड़ा यहां देखना, आपका कंफ्यूज हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमारा बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल बना, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यही आपका यही से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये आपका आर हुआ, और ये वेव फ्रंट इस तरह जाएगा, और जाने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, ये वाला होगा, मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा कैसा दिखेगा, थोड़ा देखने में दोबारा देखना, जाने वाला वेव फ्रंट इस तरह से जाएगा, यदि जब रिफ्लेक्टेड बैक हो गया तो इस तरह से बाहर जाएगा, देखिए हमको ये यहां पर टकराया, और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद इस तरह से बाहर गया, ठीक है ना, डन। चलो भाई, आने वाला वेव फ्रंट इस ये पूरा आ रहा था, और जाने वाला वेव फ्रंट ये पूरा जाएगा बाहर, ठीक है। अब क्या देखना, इसमें यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आने वाला वेव फ्रंट और जाने वाला वेव फ्रंट, ये डिस्टेंस vt, तो यहां से मैंने r पहले ही लगा दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी, vt। अब आपको प्रूफ करना है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी कि i और r बराबर होगा, i और r बराबर होने के बाद की बात करें तो पहले बात देखना बेटा, ये एंगल i है, ये एंगल आपका i है, ठीक है ना, और ये 90 है, ठीक है ना। थोड़ा देखना बेटा, यहां पर देखना, ये एंगल आपका R, और जब ये R है तो थोड़ा देखना इसको, ये R हो जाएगा, कैसे होगा मैं बता दूंगा चीज को, और इसमें ये आपका R हो गया, एंगल कौन सा, सामने वाला एंगल
आर हो गया, ठीक है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। 30 मिनट